हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय की पहली श्रेणी है। हिमालय को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, श्रेणियों के आधार पर तथा प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की तथा मुख्य हिमालय की तथा पूर्वोत्तर हिमालय की। तो आज हम देखने वाले हैं पहली श्रेणी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियां आती हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा जास्कर पर्वत श्रेणी। अब हम इसे भारत के नक्शे पर देखेंगे। यहाँ पर उत्तर भारत में यहाँ पर स्थित है पामीर की गांठ। यहाँ से कई श्रेणियां निकली हैं। पामीर की गांठ, यहाँ से एक श्रेणी निकली है कुनलुन श्रेणी, जो कि चीन में इसका विस्तार क्षेत्र है। कुनलुन श्रेणी और इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है चीन में। तथा एक निकली है यहाँ से सुलेमान तथा कीर्थर, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित हैं। सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। तथा एक यहाँ से निकली है हिंदकुश, जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। यह है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और एक यहाँ से निकली है काराकोरम, जिसका विस्तार भारत में है। काराकोरम श्रेणी। और इसी के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। तथा इसी के दक्षिण में स्थित है जास्कर श्रेणी। और ये तीनों श्रेणियां लद्दाख वाले क्षेत्र में ही आती हैं। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य हिमालय की श्रेणियां प्रारंभ हो जाती हैं और हिमालय के पार यानी कि हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण टैथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है, यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। पिछली क्लासेस में हम आपको पढ़ा चुके हैं किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यह हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही स्थित है तथा ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। तथा ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, यानी कि ये हिमालय से भी प्राचीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित रहती है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी है, जो कि ये तीनों ही लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित हैं। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के साथ साथ ये भारत की भी सबसे उत्तरतम श्रेणी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
K2 गार्डवेन है, K2 गार्डवेन, तथा यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और यहाँ एक और प्रमुख श्रेणी है गैसर ब्रूम। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है, तथा यह विश्व की सबसे ऊंची दूसरी नंबर की चोटी है। पहली है माउंट एवरेस्ट जो कि महान हिमालय में स्थित है। अब हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हेस्पर ग्लेशियर, बेहाफो ग्लेशियर तथा बाल्टोरा ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा ग्लेशियर है तथा इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। काराकोरम श्रेणी पर ही श्योक नदी निकलती है जो सिंधु नदी की सहायक है। ये यहाँ से निकलती है। काराकोरम से निकलती है और ये सिंधु में मिल जाती है तथा लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में प्रवेश करती है तथा भारत से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो यह है श्योक नदी, श्योक जो कि सिंध की सहायक है। यह है सिंधु। अब हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, यानी कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी थी K2 जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, परंतु वह हिमालय का भाग नहीं है। फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? वह है कंचनजंगा जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पड़ती है। प्रश्न आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। एक, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गार्डवेन है तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अब हम देखते हैं कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ लिख देते हैं, राकापोसी। यह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसे दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी माना जाता है। यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। अब हम देखते हैं कि ये जो लद्दाख श्रेणी है ये जल विभाजक का कार्य करती है। किस किस के बीच में? इधर उत्तर में श्योक नदी है और इसके दक्षिण में सिंधु नदी है। तो ये इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है लद्दाख श्रेणी और ये जल विभाजक का काम करती है। एक तरफ श्योक और एक तरफ सिंधु नदी है। यहीं पर हम देखते हैं कि लद्दाख की राजधानी जो है यहीं पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है दाहिनी ओर। सिंधु नदी की दाहिनी ओर लद्दाख की कैपिटल लेह यहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं लद्दाख के दक्षिण में स्थित है जास्कर श्रेणी और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेत। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय पूरा भाग ये लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है और 3 श्रेणियां स्थित हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी। सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम श्रेणी जो कि पामीर के गांठ से निकलकर आती है तथा भारत तक इसका विस्तार है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
K2 गार्डविन है। तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गैसर ब्रोम। तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन। और यही विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। अब देखते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेत। और लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार यहाँ पर हमें तिब्बत वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। इस तरीके से ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट होता है। महान हिमालय को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर, तथा एक क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय को श्रेणियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, मुख्य हिमालय की श्रेणियाँ तथा पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणियाँ। तो आज हम देखने वाले हैं मुख्य हिमालय की श्रेणी में से पहली श्रेणी महान हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ हैं, जिनको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तथा मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आज हम पहली श्रेणी को देखेंगे, महान हिमालय। महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद को ही इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं, यानी कि बड़ा। हिमाद्री यानी हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ, जो कि वर्ष पर्यंत हिम से आच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस कारण से इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब हम देखेंगे भारत के मैप पर। ये हमारा क्षेत्र है लद्दाख वाला क्षेत्र। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हम केवल और केवल उत्तर भारत को ही देखेंगे, क्योंकि हिमालय का विस्तार केवल उत्तर भारत में ही है। और जिन राज्यों में ये विस्तार इसका हुआ है, केवल हमने उन्हीं को यहाँ पर बनाया है। ट्रांस हिमालय जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है और इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जिनका हमने संपूर्ण अध्ययन पिछली क्लास में देख लिया है। ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी तथा ये है जास्कर श्रेणी। अब यहाँ से प्रारंभ होगा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं। यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, और यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश में पर्वत है नामचा बरवा। तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, और इसी के दक्षिण में स्थित है इसकी दूसरी श्रेणी, मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी मध्य हिमालय। ये पूरब में जाकर यहीं पर मिल जाती हैं, यहाँ पर इनकी चौड़ाई कम होती है। और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक की श्रेणियाँ। तो हमें केवल मुख्य हिमालय में देखना है महान हिमालय। एक एक श्रेणी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की श्रेणियां। अभी केवल हमें महान हिमालय का अध्ययन करना है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय ये एक दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ से सचर जोन से। इसे बोलते हैं ITSZ। इसका पूरा नाम है इंडो
सांगपो, सचरजोंग। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं ITSZ से, इंडो सांगपो सचरजोंग। शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप, सचरजोंग से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम देखेंगे महान हिमालय मुख्य हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये तीनों ही मुख्य हिमालय का भाग हैं और ये सबसे ऊपर तथा सबसे उत्तरी श्रेणी है। महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। पश्चिम, ये दिशा हमारी पश्चिम होती है और ये पूरब। तो पश्चिम में इसका विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नामचा बरवा तक। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है नंगा पर्वत और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा। यानी महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है। यहाँ से इसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसकी चौड़ाई सबसे कम है। अगर तीनों श्रेणियों में बात की जाए, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, तो इसकी चौड़ाई सबसे कम है, केवल 2500 किलोमीटर। इसी के कारण इस श्रेणी में सबसे अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं और इस पर्वत श्रेणी में, महान हिमालय में, केवल भारत के ही नहीं, विश्व के टॉप 10 हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियों का निर्माण होता है। ये है हमारा महान हिमालय और ये मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय बीच बीच में टूटा हुआ है। टूटा हुआ का अर्थ है कि महान हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं वो इन क्षेत्रों से निकल रही हैं, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जो महान हिमालय से जगह जगह से नदियाँ दक्षिण की तरफ बह रही हैं, वह इन स्थानों से गुजर कर गई हैं, तो ये स्थान यहाँ पर टूटे हुए हैं, यानी यहाँ से अलग होते हैं। तो मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को हम पीर पंजाल कहते हैं और इसी मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है तथा उत्तराखंड में मध्य हिमालय को हम नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है तथा सिक्किम में जाना जाता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों के नाम से। तो इन दोनों के बीच में घाटियों का निर्माण होता है। कुछ मुख्य घाटियाँ यहाँ पर हम देखेंगे। ये श्रेणी हमारी महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, पर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी बनती है, कश्मीर घाटी। पीर पंजाल कहाँ बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल बोला जाता है और इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे कि महान हिमालय और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी का निर्माण होता है। तो धौलाधर कहाँ है, हिमाचल वाले क्षेत्र में, ये है हिमाचल प्रदेश। महान हिमालय और ये है मध्य हिमालय, इसको धौलाधर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बनेगी कुल्लू घाटी। महान हिमालय तथा नागटिब्बा के बीच में दून घाटी तथा पिंडर घाटी का निर्माण होता है। तो मध्य हिमालय को ही, ये उत्तराखंड क्षेत्र है हमारा, ये महान हिमालय और नागटिब्बा, मध्य हिमालय को ही नागटिब्बा कहते हैं। तो इनके बीच में जो घाटियाँ देखने को मिलती हैं
वो मिलती हैं दून घाटी तथा पिंडार घाटी। अब हम देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है तथा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में है। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर प्रश्न आपसे केवल ये पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वह हिमालय का नाम नहीं ले रहा है तो हो जाएगी यहाँ पर K2 काराकोरम श्रेणी पर K2 जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में। अगर हिमालय का नाम ले रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा सिक्किम वाले क्षेत्र में, क्योंकि ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं माना गया है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसलिए केवल और केवल भारत की ऊंची चोटी पूछता है तो K2 है। अगर भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो है कंचनजंगा सिक्किम में। अब आगे हम देखते हैं कि जो हिमालय का विभाजन है वह दो आधार पर था। एक तो श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर, और एक था क्षेत्र के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। तो अब हम देखेंगे कि महान हिमालय पर कौन कौन से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, परंतु हम उनको एक साथ ना देखकर अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे जिससे समझने में आसानी हो। श्रेणियों के आधार पर तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्षेत्र के अनुसार। तो यहाँ से कुछ क्षेत्रों को बांट दिया गया है। यह है सिंध और यहाँ से सतलज प्रवेश करती है, तो क्षेत्र को खड़ा खड़ा बांटा गया है वर्टिकल, और जो श्रेणियाँ हैं वो हॉरिजॉन्टली यानी लेटी लेटी बांटी गई हैं। तो इस तरीके से यह है नेपाल, यहाँ से अलग होता है, यहाँ से फिर यहाँ से अलग होता है, 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब ऐसे ही नहीं बांट दिया कि बिना कारण के कि यहाँ से हमने ली लाइन और खींच दी और ये हो गया क्षेत्रीय विभाजन। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कि यहाँ से नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है क्षेत्र का। यहाँ से सिंध के मोड़ से सिंध से सतलज तक, क्योंकि यहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी सतलज, सिंध से सतलज तक का ये पूरा क्षेत्र ये हो जाता है पंजाब हिमालय। सिंध से सतलज तक का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है पंजाब हिमालय। तथा यहाँ से सतलज से ये नेपाल स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक नदी निकलती है काली नदी, तो सतलज से काली नदी तक का ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तथा काली से तिस्ता हमारी जो है सिक्किम में बहती है, तो काली से तिस्ता ये हो जाएगा हमारा पूरा नेपाल हिमालय। और यहाँ पर देहांग यानी ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, तो यहाँ से तीस्ता से देहांग तक ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा असम हिमालय। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विभाजन है वह नदियों के आधार पर किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि एक एक क्षेत्र में कितने चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हमें महान हिमालय में देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर कुमायूं हिमालय में इस क्षेत्र में कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो महान हिमालय पर हैं, तथा यहाँ पर नेपाल हिमालय में कौन सी चोटियां हैं और असम हिमालय में कौन सी चोटियां हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन हमने देख लिया है यहाँ पर। अब देखेंगे एक एक कर कौन सी चोटियाँ हैं। पंजाब हिमालय में हमारी प्रमुख रूप से एक चोटी है यहाँ पर नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। यह है
पंजाब हिमालय यानी यहाँ से लेकर यहाँ सिंध से लेकर सतलज तक, और केवल हम ये क्षेत्र देख रहे हैं अभी महान हिमालय का, क्योंकि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं केवल और केवल महान हिमालय की श्रेणी का, तो केवल इस पर आने वाले ही पर्वतों को देखेंगे, अभी पूरे क्षेत्र का नहीं देखेंगे हम। महान हिमालय पर कौन कौन से पर्वत हैं, तो पंजाब हिमालय का तो ये पूरा क्षेत्र हो जाता है, लेकिन महान हिमालय पर एक ही प्रमुख पर्वत है, वो है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। कुमायूं हिमालय यानी कि सतलज से काली के बीच में कौन कौन से ऊंची पर्वत चोटियां हैं, इनको देखेंगे। तो इसमें प्रमुख रूप से हमें अधिक चोटियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है बंदरपूंछ, उसके बाद है यमुनोत्री, उसके बाद है गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेर, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। तो इस कुमायूं हिमालय में इतनी सारी पर्वत चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी नंदा देवी। इस पर हम सर्किल कर देते हैं, जो चोटी ऊंची है उस पर सर्किल कर देते हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम देखेंगे नेपाल हिमालय यानी कि काली से तीस्ता तक कौन कौन सी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें है एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू तथा कंचनजंगा। अब नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल हिमालय के साथ साथ भारत तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ करती थी, अभी वर्तमान में है 8,850 मीटर। अब हम देखेंगे यहाँ तीस्ता से दिहांग तक कौन कौन से ऊंचे पर्वत हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही मुख्य पर्वत देखने को मिलता है, नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वह किसी श्रेणी का नाम नहीं ले रहा कि महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक, वह केवल यह पूछ रहा है कि पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह होगी यहाँ पर K2। अगर पूछता है पंजाब हिमालय में महान हिमालय की चोटी, तो नंगा पर्वत। अब इसका जिक्र तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय ना तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय में इसका विस्तार नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न दो तरीके से बन सकता है, एक पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, और पंजाब हिमालय की अगर महान हिमालय की पूछा जाता है तो नंगा पर्वत। अब इनमें से एक मुख्य चीज़ यहाँ रह जाती है, वो है कि इन सभी पर्वत चोटियों में हाईएस्ट कौन कौन सी हैं। तो लगभग हिमालय में टॉप 10 विश्व की हाईएस्ट 10 अगर पर्वत चोटियाँ हैं तो वह हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। तो इनको हम अगली क्लास में देखेंगे एक साथ कि टॉप 10 में हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं और उनकी ऊंचाई कितनी कितनी है, और क्षेत्र के अनुसार उनको देखेंगे। तो मध्य हिमालय, इससे पहले हम देख चुके हैं महान हिमालय को, और आज हम देखेंगे महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। पूर्व दिशा ये होती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ यानी कि समानांतर विस्तृत है। मध्य हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई
60 से 80 किलोमीटर देखने को मिलती है और औसत ऊंचाई इसकी 3000 से 4500 मीटर देखने को मिलती है। मध्य हिमालय जगह जगह पर टूटा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि महान हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वह इसको चीरती हुई आगे निकल जाती हैं तथा यहाँ पर अपने आप स्वतः ही जगह बन जाती है। तो इस तरीके से महान हिमालय जगह जगह पर टूटा हुआ है और जिन क्षेत्रों में इसका विस्तार है वहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं इसे। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में इसे मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं तथा हिमाचल प्रदेश में इसे मध्य हिमालय को धौलाधर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा कहते हैं तथा नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये सिक्किम वाला क्षेत्र है। सिक्किम में दार्जिलिंग की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये मध्य हिमालय का विस्तार है। मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में हम पीर पंजाल कहते हैं। तथा ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को कहते हैं धौलाधर। ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। इसमें कहते हैं मसूरी या नागटिब्बा। ये नेपाल वाला क्षेत्र है। यहाँ कहते हैं महाभारत श्रेणी। सिक्किम में कहते हैं दार्जिलिंग श्रेणी। दार्जिलिंग जो सिटी है इसी नाम से वह पश्चिम बंगाल में है। ये दार्जिलिंग श्रेणी है। मध्य हिमालय को ही सिक्किम में दार्जिलिंग की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पीर पंजाल हो गया है। सब मध्य हिमालय का ही भाग, परंतु अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से तथा उत्तराखंड में इनके राज्य भी लिख लीजिए। HP मतलब हिमाचल प्रदेश, UK मतलब उत्तराखंड और ये नेपाल, सिक्किम। नेपाल में महाभारत श्रेणी और सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी। अब हम बात करेंगे कि मध्य हिमालय के जो ढलान होते हैं वहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं। तो उन घास के मैदानों को भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय के ढालों पर घास के मैदान विकसित हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पीर पंजाल श्रेणी पर जो ढालों पर घास के मैदान बनेंगे उन्हें हम कहते हैं मर्ग के नाम से जानते हैं, गुलमर्ग तथा सोनमर्ग। और यहीं पर उत्तराखंड में जो घास के मैदान बनेंगे उनको कहते हैं बुग्याल तथा पयार। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये बात कर रहा है जम्मू कश्मीर वाले मध्य हिमालय की। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर बनिहाल दर्रा है और यह जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। जवाहर सुरंग का जो निर्माण किया गया है वह बनिहाल दर्रे पर किया गया है और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों पर प्रकृति द्वारा जो पहले से निर्मित रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रे कहते हैं। यहीं पर पीर पंजाल श्रेणी पर डल झील है। डल झील
पीर पंजाल व बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। ये महान हिमालय है और ये पीर पंजाल, इनके बीच में स्थित है डल झील। और डल झील किसके लिए फेमस है? यह ताजे पानी की झील है। अब हम देखेंगे कि जो महान हिमालय है और मध्य हिमालय है, ये एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? तो ये अलग होते हैं MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। हिमालय की सभी श्रेणियां एक दूसरे से किसी न किसी बाउंड्री से अलग होती हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था ट्रांस हिमालय, यहाँ पर ये क्षेत्र ट्रांस हिमालय का है। और ये महान हिमालय एक दूसरे से किससे अलग हो रहे थे? ये दोनों अलग होते हैं ITSZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन से। अब इसके बाद यहाँ पर एक बाउंड्री है, इसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच भी एक बाउंड्री है जिससे ये अलग होते हैं, उससे बोलते हैं MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। इसके बाद इसके दक्षिण में स्टार्ट होगा शिवालिक की श्रेणियां, वह भी मध्य हिमालय से कैसे अलग होंगी? एक बाउंड्री से, उसको कहते हैं MVF मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसे हम आगे देखेंगे जब हम शिवालिक की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मैदानी भाग पाया जाता है। उन मैदानी भागों को हम खुली घाटी के नाम से जानते हैं। बीच में इन दोनों के बीच में जो समतलीय भाग बन जाता है, थोड़ा सा मैदानी भाग जो बन जाता है, उसको हम खुली घाटी के नाम से जानते हैं। महान हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में लघु हिमालय जो है यानी मध्य हिमालय, इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी अगर पूछी जाती है तो कौन सी है? वह है पीर पंजाल। सबसे पश्चिमी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। और इसी पर क्या है? बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर धौलाधर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, इसी पर धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर श्रेणी जो है इसके पूर्व में ही मसूरी तथा नागटिब्बा स्थित है। ये पूर्व दिशा ही हो जाएगी। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा अगर देखा जाए तो पूर्व में ही स्थित है, यानी धौलाधर श्रेणी के पूर्व में मसूरी और नागटिब्बा स्थित हैं। लघु हिमालय पर वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित नहीं रहती है, इस कारण से यहाँ पर में बर्फ पिघलती है, तथा महान हिमालय पर वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित रहती है। तो यहाँ पर वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, तथा हिमालय पर लघु हिमालय पर वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित नहीं रहती है। लघु हिमालय की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। जिस प्रकार से हमने महान हिमालय को पढ़ा था, तो यहाँ पर मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, उनको हमने बताया था। जिस तरीके से यहाँ महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी बनती है, यह हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। यहाँ बनती है कश्मीर घाटी, तथा महान हिमालय और धौलाधर के बीच कुल्लू घाटी बनती है, और महान हिमालय मसूरी और नागटिब्बा के बीच में हमें घाटियाँ देखने को मिलती हैं। मसूरी भी एक घाटी है, तथा महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में घाटी का निर्माण होता है काठमांडू। सभी हिमालय की श्रेणियों का जो निर्माण काल है वह समान नहीं है, अलग अलग समय में सबका निर्माण हुआ है। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसियन काल में हुआ है। तो इस तरीके से मध्य हिमालय हमारा कंप्लीट होता है। मध्य हिमालय से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे शिवालिक की श्रेणियाँ। मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे उत्तरतम जो श्रेणी है वह है महान हिमालय। उसके बाद उसके नीचे यानी कि दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय, तथा मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक। तो इस तरीके से मुख्य हिमालय की तीनों श्रेणियां नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा पर्वत तक विस्तृत हैं।
और इन दोनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे शिवालिक की श्रेणियाँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया है कि इन सब का अलग अलग समय पर निर्माण हुआ है। महान हिमालय का निर्माण इयोशियन काल में हुआ था और उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, ये हुआ है मायूसियन काल में। और सबसे बाद में जो निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणियों का, ये हुआ है प्लायोसीन काल में। तो ये सबसे नवीन श्रेणी है क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। यह सबसे नवीन श्रेणी है और इसकी चट्टानें मुलायम पाई जाती हैं क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सभी श्रेणियां पूर्व में जाकर महान हिमालय में ही मिल जाती हैं। ये सभी एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। शिवालिक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। शिवालिक जो है कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है इससे, तथा यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मैदानी भागों से लगता है। इसके बाद मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कम है तथा यह सबसे अधिक चौड़ा है, 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है और इसी के कारण यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो हैं महान हिमालय पर पाए जाते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई भी कम है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ कहते हैं जम्मू दून और उत्तराखंड में ही यहाँ पर पश्चिम वाले भाग में कहते हैं देहरादून तथा पूर्व में कहते हैं हरिद्वार। मध्य और शिवालिक श्रेणियां एक दूसरे से अलग होती हैं। MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, इससे मध्य हिमालय और शिवालिक एक दूसरे से अलग होती हैं। अब शिवालिक के बाद प्रारंभ हो जाता है मैदानी क्षेत्र। तो शिवालिक और मैदानी क्षेत्र एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? HFF, ये मान लीजिए ये मैदानी क्षेत्र प्रारंभ हो गया और इनके बीच में जो बाउंड्री है शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के बीच में, तो ये बाउंड्री है HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक और मैदानी क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं HFF से। इसको कहते हैं हिमालयन, F से हो जाएगा फ्रंटल और फिर F से हो जाएगा फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इस तरीके से शिवालिक हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से मुख्य हिमालय की तीनों श्रेणियां कंप्लीट होती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की श्रेणियां। अब हम इसके बाद देखेंगे तीसरी जो श्रेणी थी पूर्वोत्तर की श्रेणियां, उसको हम आगे देखेंगे। पूर्वोत्तर हिमालय तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो इसको समझने से पूर्व हमको ये समझना होगा कि पूर्वोत्तर होता क्या है। ये भारत है और ये दिशा उत्तर होती है और ये दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये पश्चिम। तो जो ये राज्य हैं ये उत्तर और पूर्व में पड़ते हैं, तो इनको एक साथ मिला के बोलते हैं पूर्वोत्तर। यानी हम केवल अभी इन राज्यों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व क्लास में हम ये देख चुके हैं कि हिमालय का विस्तार जो है भारत में ट्रांस हिमालय का इस क्षेत्र में है तथा मुख्य हिमालय की श्रेणियों को हम देख चुके हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। अब यहाँ से जो है भारत देहांग नदी से यहाँ से बैंड हो जाता है, इधर मुड़ जाता है। तो यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ कहाँ पर है, उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दूसरा हमारा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ।
इसमें और इसमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। पूर्वोत्तर हिमालय में केवल और केवल ये जो पूर्वोत्तर वाले प्रदेश हैं इसमें हम ये देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। केवल और केवल ये देखेंगे कि हिमालय यहाँ से जो बैंड हो गया है उसका भाग किस किस राज्यों में है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का मतलब है कि वह हिमालय का भाग हो या नहीं हो। इस पूरे क्षेत्र में आने वाली सभी पहाड़ियों को देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ देखेंगे मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, तो वह हिमालय का भाग नहीं है। यानी कि हमें सभी पहाड़ियों का अध्ययन करना है इस वाले क्षेत्र में। अभी क्या देखना है, सबसे पहले पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि इन राज्यों में हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। जब यहाँ से बैंड हो जाएगा उसका भाग कहाँ कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे जो और भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वह हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक पूर्वोत्तर हिमालय तथा दूसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। हिमालय में हिमालय का भाग देखेंगे और पूर्वोत्तर में सभी पहाड़ियों को देखेंगे। तो पहला बिंदु है पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, 7 + 1 यानी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। ये क्या है कि यहाँ से ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य आ जाते हैं, लेकिन 7 सिस्टर में केवल 7 ही राज्य आते हैं। कौन सा राज्य नहीं आता है, तो वो है सिक्किम। सबसे पहले हमें इसे समझने से पहले यहाँ के राज्यों की स्थिति को समझना होगा। ये है सिक्किम, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के नीचे है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड के दक्षिण में है, इसके नीचे है यहाँ मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर के नीचे है मिजोरम। और ये है त्रिपुरा। ये बांग्लादेश है तथा ये मेघालय है। ये असम। असम भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला क्षेत्र है। किस किस से इसकी सीमा लगती है यहाँ पर देखेंगे, एक अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी 7 सिस्टर में जो स्टेट हैं उन सबसे तो लगेगी ही, एक में तो ये खुद आ जाता है और रह गए 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 से तो लगेगी ही। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल का यहाँ से यहाँ तक विस्तार है, तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगेगी। तो इस तरीके से 7 हो जाते हैं। 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में सिक्किम आ जाता है, तब इनकी संख्या 8 हो जाती है। तो असम से कितने राज्य लगते हैं? कुल 7 राज्य लगते हैं। अब इनकी स्थिति देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि यहाँ से एक रिवर निकलती है तीस्ता, सिक्किम से निकलती है तीस्ता, और यहाँ तिब्बत से एक रिवर आती है जो तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। दिहांग। और ये भारत में यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है और ये एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है।
तो तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। और असम हिमालय में फेमस पहाड़ियाँ हैं कुछ जो इन क्षेत्रों के बीच पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर है आका, इसके बाद है डफला, फिर मेरी और अबोर। इस तरीके से नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में ये कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, आका, डफला, मिरी और अबोर। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जनजातियों के नाम भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद दिहांग से यहाँ तक पूरा पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार है। यहाँ पड़ जाती हैं मिसमी पहाड़ियाँ और मिजोरम में है अंतिम में मीजो पहाड़ियाँ। तो मिसमी पहाड़ियों से मीजो पहाड़ियों तक जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं वह हिमालय का भाग हैं, यानी हिमालय का भाग यहाँ पर तो है ही, और यहाँ से जो मुड़ जाता है हिमालय वह पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है हिमालय ही, परंतु इसे अलग अलग स्थानों पर अलग नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी ये हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमें मुख्यतः 2 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक मिलती है यहाँ पर, अलग अलग कलर से देखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ये है मिसमी पहाड़ियाँ, तथा ये है यहाँ पर इसके नीचे पटकाई बोम। इनके नाम लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ियाँ पड़ेंगी जो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग हैं, मिसमी तथा ये है पटकाई बोम। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर हिमालय की 2 पहाड़ियाँ हैं, एक है मिसमी और एक है पटकाई बोम। अब देखेंगे हम नागालैंड में। नागालैंड में है यहाँ पर नागा हिल्स, नागा हिल्स, और यहाँ पर एक सबसे ऊंचा पर्वत जो है इसका वह है सारामती। इस पर भी एक सबसे ऊंचा पर्वत है मिसमी पर, वह है कडप्पा बोम। यहाँ पर स्थान नहीं है, आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कडप्पा बोम, तथा यहाँ पर नागालैंड में नागा हिल्स पहाड़ियाँ हैं और इसके सबसे ऊंचा पर्वत है सारामती। अब हम देखेंगे मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पर एक ही पहाड़ी है परंतु बीच में इसमें घाटी बन गई है, तो ये अलग अलग हो जाती हैं। ये है पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, तथा इसको बोलते हैं हम लेमाटोल की पहाड़ियाँ। सबके पीछे पहाड़ियाँ लिख लीजिएगा, लेमाटोल की पहाड़ियाँ। और इनके बीच एक बहुत ही फेमस झील का निर्माण होता है, लोकटक झील, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है तथा इसे तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे मिजोरम में। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिजोरम में हैं मीजो पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियाँ, और इसके सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन।
त्रिपुरा में भी है, इसे त्रिपुरा रेंज के नाम से ही जाना जाता है, त्रिपुरा रेंज। तो इस तरीके से हमने देखा अभी पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियाँ, यानी हिमालय का विस्तार यहाँ से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। उसके बाद ये यहाँ से मुड़ जाती हैं, जिससे ये मोड़ होता है हेयर पिन की तरह, पहले इस तरीके से जाएंगी फिर यहाँ से मुड़ जाएंगी। तो इस मोड़ को हम अक्ष संघी मोड़ भी कहते हैं तथा हेयर पिन के नाम से भी जानते हैं। हेयर पिन बैंड, जो कि बालों में लगाने वाला जैसे कि हेयर पिन होता है वह इसी तरीके से होता है, तो इसे हेयर पिन बैंड या फिर अक्ष संघीय मोड़ के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का विस्तार यहाँ हो गया पश्चिम से पूर्व तक, उसके बाद यहाँ उत्तर से दक्षिण तक। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है मिसमी से लेकर मीजो तक विस्तार है, मिसमी से मीजो तक। यहाँ कहाँ से? नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। और यहाँ महान हिमालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई भी कम है। उसके बाद यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई कम है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है, मिसमी से लेकर मीजो तक। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वह मिसमी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ देहांग नदी के बाद मिसमी से लेकर मीजो पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। परंतु इन राज्यों में कुछ और भी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ यानी पूर्व उत्तर में जितने भी राज्य पड़ते हैं उन सभी पहाड़ियों को हमें देखना है। अभी हम केवल हिमालय की पहाड़ियाँ देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मेघालय में यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। ये है सबसे पहली गारो, और ये है खासी, और ये है जयंतिया। तो इन तीनों में से सबसे ऊंचाई वाली जो है, अधिक ऊंचाई है, वो है खासी की। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले इन पहाड़ियों से टकराता है और सबसे अधिक वर्षा यही करता है। जैसे कि मेघालय में देखा है चेरापूंजी या मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, उसका कारण यही पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से उठने वाला मानसून सबसे पहले इन पहाड़ियों से टकराता है, उसके बाद वह इधर जो कि पश्चिम में जितने भी राज्य हैं उनमें आकर वर्षा करता है। सबसे पहले यहाँ से उठेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से टर्न होगा, तब ये पश्चिम भारत में वर्षा करता है। अब हम देखेंगे असम में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ असम में देखने को मिलती हैं मिकिर की पहाड़ियाँ। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा केवल ये पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वोत्तर हिमालय में आ जाती हैं और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ में आ जाती हैं। ये है असम की, ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये है मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ। और इसी के नीचे है यहाँ पर जो 2 राज्यों में है, असम और यहाँ पर नागालैंड, बरेल की पहाड़ियाँ, बरेल। और इनके बीच में एक घाटी बनती है, वो बनती है सूरमा घाटी। यहाँ पर स्थान कम है, आप लोग सुनकर नोट्स लिख लीजिएगा। यहाँ बनेगी सूरमा घाटी, सूरमा घाटी। और ये तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र असम हिमालय है, ये हम देख चुके हैं। दिहांग नदी के बाद का क्षेत्र पूर्वोत्तर हिमालय कहलाता है। पूर्वोत्तर हिमालय कौन सा है? दिहांग नदी के बाद का ये जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा पूर्वोत्तर हिमालय कहलाता है। और यह मिसमी पहाड़ियों से यहाँ छूटा हुआ है, मीजो पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है, यानी यह है मिसमी और ये है मिजोरम में मीजो। यहाँ तक पूर्वोत्तर हिमालय का
विस्तार है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो हिमालय की हिस्सा नहीं हैं। इसमें सबसे ऊंची खासी पहाड़ियाँ हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हिमालय का हिस्सा है और ये बीच में जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा, ये बीच में गैप कैसे हुआ? ये पहाड़ियाँ इधर प्रायद्वीपीय हिस्सा कैसे अलग अलग हुआ या कैसे पहुँचा? तो यहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? और दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी हमें राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और इधर भी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और वह भी अलग नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब ऐसा कैसे हुआ, इसे हम आगे समझेंगे। यहीं पर ये हमारे भारत का नक्शा है, छोटा सा यहीं पर बना के समझेंगे। जैसे कि ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भाग है, तक पूरा ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इधर से गंगा नदी आई और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, तो इन दोनों ने यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ थी उनको काटकर क्या कर दिया, बंगाल की खाड़ी में अवसाद के रूप में बहाकर ले गई। इस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ थीं उनको क्या कर दिया, पूरा काट दिया और काटने के बाद जब यह छोटे छोटे भागों में टूट गई तो यह अपने साथ बहा ले गई और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके का ये वाला जो क्षेत्र है, इतना पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। इधर कुछ ये भाग बच गया और इधर कुछ भाग बच गया, तो इधर हो गई राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर हो गई गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। यानी कि ये जो मैदानी क्षेत्र है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये पहाड़ियों को काट दिया गया है और इतना क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बना दिया गया है। ये भी पहले प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा थी, परंतु इतना क्षेत्र क्या बन गया है, मैदानी भाग। तो इस तरीके से ये दो भागों में बट गया, इधर भी प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियाँ और इधर भी इतना क्षेत्र मैदानी हो गया है, वो नदियों के काटने के कारण। ये मैदानी क्षेत्र है और इस गैप का कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है। इस गैप का नाम है मालदा गैप, यहीं देखेंगे हम, मालदा गैप। तो इस तरीके से हमारा पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ ये दोनों ही कंप्लीट होती हैं। पूर्वोत्तर हिमालय तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।